सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा सप्तमी कक्षा 7 विषय संस्कृत कक्षा 7 में जो रुचिरा द्वितीय भाग नामक पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ 4 चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि, बालक कवि कैसे बाल कवि? हंसाने वाले, जो हंसाने वाली कविता श्लोक आदि प्रदर्शन करके लोगों को हंसाएंगे, उन कवियों का यहाँ पर सम्मेलन है। ठीक है, तो हास्य बाल कवि सम्मेलन पाठ आपके लिए प्रस्तुत है। इसमें हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे, हिंदी अनुवाद देखेंगे और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपके लिए यहाँ पर मौजूद है, जिससे आप इस पाठ को और अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश में रुचि ज़्यादा है तो। अन्यथा हिंदी और संस्कृत अनुवाद आपको यहाँ पर मिलेगा ही सही। और परीक्षा में आने वाले उपयोगी जो परीक्षा में आते हैं, अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश, पठित नाट्यांश, अपठित नाट्यांश, उन पर आधारित प्रश्नों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। इन सबके साथ हम इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह अपनी कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए हम इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये श्रोता लोग बैठे हैं, सुनने वाले लोग बैठे हैं, ऑडियंस बैठी है। यहाँ पर ये जो चार हैं ये चारों कवि हैं, बाल कवि हैं। और ये क्या है? ये एंकर है, संचालक है। ठीक है, तो पाठ को शुरू करते हैं। विविध वेशभूषा धारिणा। अच्छा, हर नाट्यांश के बाद आपके लिए यहाँ पर कठिन शब्द है जिसके माध्यम से आप और अच्छे से इस पाठ को, हर शब्द का अर्थ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो विविध वेशभूषा धारिणा, विविध विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारिणा, वेशभूषा को धारण किए हुए चत्वारः, चत्वार कितने हैं ये? चत्वार, चार, 1 2 3 4, चत्वार बाल कवयः, बाल कवि, चत्वार बाल कवि मंचस्य, मंच के ऊपरी, मंच के ऊपर, स्टेज पर, उपविष्ठा बैठे हैं, स्टेज पर मंच पर बैठे हैं। अधः, अधः नीचे। देखो यहाँ पर क्या है? ऊपरी, ऊपरी का मतलब ऊपर, अधः, अधः का मतलब नीचे। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। ऊपरी अधः, ऊपर का ऊपरी का मतलब ऊपर, अधः का मतलब नीचे। तो अधः श्रोतार, अधः नीचे सुनने वाले। तो ये देखो ये लोग कहाँ बैठे? नीचे। ये सुनने वाले लोग कहाँ बैठे? नीचे। और ये ऊपर बैठे। तो ऊपर को ऊपरी सुनने वाले को, और नीचे को अधः, और सुनने वालों को श्रोतारः। हास्य कविता, और नीचे सुनने वाले ऑडियंस, श्रोता, हास्य कविता श्रवणाय, सुनने के लिए उत्सुका, उत्सुक है, एक्साइटेड है, संति है। कोलाहलम च, और कोलाहलम शोर, कुर्वंती कर रहे हैं और शोर कर रहे हैं। और नीचे जो श्रोता हैं वो हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक भी हैं और शोर भी कर रहे हैं, हुटिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके पश्चात संचालक का आगमन होता है। ये जो संचालक है ये आते हैं। अलम कोलाहलेन, अलम, अलम का मतलब मत करो, कोलाहलेन शोर, शोर मत करो। ठीक है, वो आते ही बोलता है शोर मत करो। अद्य, आज, अलम का मतलब है मत करो, अद्य का मतलब आज। परम हर्षस्य, आज खुशी का, हर्षस्य खुशी का, अवसरः, अवसर है, यत की, आज खुशी का अवसर है कि, अस्मिन, इस, कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः, काव्य को मारने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकश्च, कालयापका, समय को बिताने वाले, टाइम वेस्ट करने वाले। ठीक है, लोगों का टाइम वेस्ट, बिताने वाले, लोगों का टाइम निकालने वाले। ठीक है, समय गंवाने वाले। भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि धुरंधर समागता, आए हुए है। क्या बोलता है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतार, काव्य को, काव्य की हत्या करने वाले, काव्य को मारने वाले। देखिए यहाँ पर ये आपके, ये जो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है काव्य हंतार, काव्य की हत्या करने वाले, कालयापका, समय गंवाने वाले। ठीक है, तो काल, काव्य हंतार, काव्य की हत्या करने वाले। ठीक है, और ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वह जो काव्य है, जिस काव्य में अच्छी अच्छी बातें कही गई है, तो उस काव्य को वो अपने लोगों को हंसाने के लिए उसमें फेरबदल करते हैं, तो वो काव्य की हत्या हो जाती है। ठीक है, तो काव्य की हत्या करने वाले, समय गंवाने वाले भारत के कवि धुरंधर आए हुए हैं। एही, आओ, यही मतलब आओ। करतल ध्वनिना, करतल मतलब तालियों के साथ, कर, कर का मतलब हाथ, तल जो हाथ, हथेलियाँ होती हैं जिनसे हम ताली बजाते हैं, तो
तालियों की ध्वनि के द्वारा, तो तालियों के द्वारा वयम हम सब एतेषाम इनका स्वागतम कुर्म स्वागत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके शब्दार्थ है। विविध अनेक प्रकार, वेशभूषा धारिण वेशभूषा धारण की हुए। ठीक है, तो ये सारे शब्दार्थ हैं, इनके माध्यम से आप और अच्छे से अनुवाद को समझिए। ठीक है, आगे ये इसका यहाँ पर हिंदी अनुवाद जो हमने समझा दिया है, फिर भी अगर आपको वहाँ को समझ में नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश में ज़्यादा रुचि, हिंदी में कमज़ोर हैं आप, तो इस इंग्लिश ट्रांसलेशन के माध्यम से भी आप उसका हिंदी अनुवाद दोनों को मिला करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब है इस नाट्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। ये जो हमने इतना सा नाट्यांश पढ़ा है, अभी जो हमने पढ़ा है, इस पर आधारित प्रश्न उत्तर। इस पर आधारित प्रश्न उत्तर अर्थात जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको यहीं से देना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम एक पदेन मतलब एक पद में आपको उत्तर देना, आंसर इन वन वर्ड। के उत्सुकाः सन्ति, कौन उत्सुक है, तो कौन उत्सुक है, तो यहाँ पर लिखा उत्सुक। उत्सुक कौन है, श्रोतार। तो उत्सुक कौन है, इन चारों में से आप बताइए कौन उत्सुक, तो इन चारों में से होगा श्रोतार। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन हो न हो आपको आंसर इसमें से देना। अगर ऑप्शन होगा तो आपको आंसर देखना है और यहाँ से ढूंढना है, और ऑप्शन नहीं हो तो आपको इस नाट्यांश में से ही उत्तर देना है। सारे उत्तर आपको कहाँ से देना है, नाट्यांश में से ही देना है। अगला देखिए, अब ये पूर्ण वाक्यन उत्तरत यहाँ पे समाप्त हो चुका है। अब है कवि सम्मेलन के आगता। ये कैसा है, ये पूर्ण वाक्यन है, एक पदेन खत्म हो चुका है, इसको उत्तर आपको पूरा देना है। तो कवि सम्मेलन है, कवि सम्मेलन में के कौन, आगता आए हुए हैं, कवि सम्मेलन कौन आए हुए हैं, तो कवि सम्मेलन में ये लोग आए हुए हैं। कवि सम्मेलने काव्य हंतारः कालयापकश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। तो ये इसका अगला प्रश्न आप देखिए, विविध वेशभूषा धारिण। तो विविध वेशभूषा धारिण, ये विविध वेशभूषा धारिण इति पदस्य, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए इस पद का, ये जो पद है, ये पूरा पद है, इसका विशेष्य कौन सा है। तो देखो, अगर यहाँ पर इति पद से लिखा मतलब इसका पूरे का विशेष्य आपको बताना है। अगर यहाँ लिखा हुआ था अत्र, अत्र का मतलब तो होता है इन दोनों में से बताना है, परंतु यहाँ पर क्या है, ये पूरा पद है, इसका विशेष्य आपको यहाँ से ढूंढना है। तो विभिन्न वेशभूषाधारी, तो दो पद होते हैं, एक तो विशेषण होता है विशेषता बताने वाला शब्द, तो ये क्या है, विभिन्न वेशभूषाधारी, ये विशेषण है, ये विशेषता बता रहा है कि कौन किसने धारण कर रखे हैं। तो किसने धारण कर रखे हैं विभिन्न प्रकार के वेशभूषा, तो विभिन्न प्रकार की वेशभूषा चत्वार बाल कवय, तो इन कवियों ने धारण कर रखी, तो विशेष्य क्या हुआ, बाल कवयः। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नाट्यांश है सर्वप्रथम, जो चार बाल कवि थे उनमें से सर्वप्रथम आता है गजाधर। गजाधर है, ठीक है, तो गजाधर बोलता है आगे, सर्वेभ्यो सभी अरसिकेभ्यो अरसिकों को, एक होता है रसिक, ठीक है, और एक है अरसिक। उसने आते ही सारे श्रोताओं को बोला अरसिक। देखो यहाँ पर ये जो है इसका ये है अ, तो सर्वेभ्यो सभी अरसिकों को, ठीक है, नमो नमः नमस्कार। एक होता है रसिक, जो कविता का आनंद लेते हैं, और यहाँ पर उनको पहले ही उनको ये कहा गया है कि काव्य की वो हत्या करने वाले हैं, तो काव्य की हत्या करने वालों की काव्य जो सुनने आए वो रसिक नहीं, वो अरसिक है। तो इन्होंने क्या बोला, सर्वेभ्यो सभी अरसिकों को नमस्कार। प्रथम तावत पहले तो, सबसे पहले, अहम मैं, आधुनिकम वेद्यम का मतलब डॉक्टर, चिकित्सक, आज के समय के जो डॉक्टर हैं उनको, उद्देश्य उनके ऊपर, स्वकीयम अपना काव्य सुना रहा हूं। तो ये गजाधर जो सबसे पहले कौन सी कविता सुनाएगा, आज के समय के जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर अपनी कविता सुना रहा है। तो आइए देखते हैं, इसका पहले उच्चारण करते हैं, इसका गायन करते हैं, वाचन करते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च, सर्वे उच्चे हसंती। ठीक है, अब यह क्यों हंस रहे हैं, सभी श्रोता उच्चे क्यों हंस रहे हैं, तो इसने बोला आधुनिक आज के समय के जो डॉक्टर हैं उनको उद्देश्य करके इसने ये कविता सुनाई है, ये श्लोक सुनाया। तो इसका मतलब क्या है, देखो, वैद्यराज कि हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है। डॉक्टर को क्या बोला, आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर, डॉक्टर को क्या बोला, यमराज सहोदर। यमराज सहोदर का मतलब यहाँ पर नीचे शब्दार्थ इसमें देखिए आप, यमराज के सगे भाई। यमराज कौन होता है, मृत्यु के पश्चात मनुष्य की आत्मा को
ले जाने वाला, ठीक है, मनुष्य की आत्मा को ले जाने वाला कौन होता है? यमराज। तो डॉक्टर को क्या बोला है? यमराज का भाई। मतलब जिस प्रकार यमराज आत्मा को ले जाता है उसी प्रकार तुम भी लोगों को मार देते हो, जिस प्रकार यमराज लोगों को मारता है उस प्रकार तुम भी लोगों को मार देते हो। तो वैद्यराज नमस्कार है, हे वैद्यराज, हे यमराज के भाई वैद्यराज डॉक्टर तुमको नमस्कार है। क्यों? यमस्तु हरति प्राणान, कि यमराज तो केवल हरति अपहरण करता है, यमराज तो लोगों के प्राणों को हर लेता है, चुरा लेता है। यमराज तो क्या तक करता है? लोगों के प्राणों को ले जाता है। परंतु वैद्य डॉक्टर आप प्राणान, प्राणों को भी ले जाते हो और धनानी, पैसा भी ले लेते हो। कि हे डॉक्टर, यमराज के भाई आपको नमस्कार है। डॉक्टर तो केवल प्राणों को ही लेता यमराज तो केवल प्राणों को ही लेता है, परंतु जो डॉक्टर है वो प्राण भी लेता है और पैसा भी ले लेता है। तो सभी जोर जोर से इस बात पर हंसते हैं। इसका हिंदी अनुवाद है, ये देखिए, हे डॉक्टरों के राजा यमराज के भाई तुम्हें नमस्कार हो। यमराज तो सिर्फ प्राणों का अपहरण करता है, परंतु वैद्य तो प्राण और धन दोनों का हरण कर लेता है। ठीक है, तो आइए इसके नाट्यांश आधारित प्रश्न उत्तर देखते हैं। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत में ये जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्राणान धनानी च, प्राण और धन को क हरति, कौन हर लेता है? तो प्राण और धन को कौन हर लेता है? वैद्यराज। ठीक है, यहाँ पर इसका उत्तर होगा वैद्यराज डॉक्टर। यमराजस्य सहोदर क अस्ति, यमराज का भाई कौन है? तो यमराज का भाई कौन है? यमराज का भाई भी कौन है? आधुनिकम वैद्यम। आज का जो डॉक्टर है, आज का समय, ये आधुनिकम वैद्यम लिख सकते हो आप, वैद्य भी लिख सकते हो। ठीक है, ये पूर्ण वाक्य उत्तर दिए, पूरा उत्तर है, पूर्ण वाक्य में पूरा उत्तर देना है आपको। काव्यम इति पदस्य विशेषणम किम, काव्य इस पद का, ये जो काव्य शब्द है ये विशेष्य, इसका विशेषण आपको बताना, इसकी विशेषता पहले तो इसको ढूंढिए आप, यहाँ पर कहाँ है? ये रहा काव्य। अब काव्य कैसा है? स्वकीयम, अपना। तो इसकी विशेषता क्या होगी? विशेषण क्या होगा इसका? स्वकीयम। ठीक है, तो काव्य का विशेषण क्या हुआ? स्वकीयम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला कवि आ रहा है कालांतक। पहले वाला था गजाधर, अब आ रहा है कालांतक। ठीक है, इसके साथ हम इसके शब्दार्थ भी देखते हैं। अरे, अब जब उसने बोला कि डॉक्टर प्राण और धन दोनों हर लेता है, तो यह अरे वेद्यास्तु सर्वत्र, वेद्य अस्तु, वेद्य तो है, अस्तु का मतलब है, सर्वत्र सभी जगह, परंतु न ते मादृशा, परंतु मेरे समान कुशला, कुशल और जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण में, कि अरे डॉक्टर तो सब जगह हैं परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते। ठीक है, डॉक्टर तो सब जगह हैं परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल कोई नहीं होते। कौन बोल रहा है? ये डॉक्टर बोल रहा है कि डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं परंतु जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल कोई नहीं होता। ऐसा उसने इसलिए बोला है कि वो लोगों को मार रहा है तो जनसंख्या, भाई डॉक्टर को इस काव्य, इस नाटक में वो डॉक्टर को बोल रहे कि डॉक्टर लोगों के प्राण हर लेता है, तो प्राण हरने से लोग मर जाएंगे तो जनसंख्या कम होती जाएगी। तो कि डॉक्टर तो बहुत सारे हैं परंतु हमारे जैसे कुशल, मतलब जनसंख्या निवारण में एकदम परफेक्ट कोई नहीं है। ममापि काव्यम, मेरा जो काव्य, मेरा भी काव्य, इदम, इदम यह मेरा भी काव्य है, शृण्वन्तु सुनो, सभी को बोला शृण्वन्तु भवन्तः, सभी सुनो, मेरा भी काव्य आप सभी सुनो। क्या काव्य है? देखिए, इसका गायन करते हैं। चीतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयागतः, ना अहं गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। क्या, क्यों हंस रहे हैं? चीताम, चीता, प्रज्वलिताम, जलती हुई, जलती हुई चीता को देखकर, जलती हुई चीता को देखकर वैद्यो डॉक्टर विस्मया आगत, डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाता है। चीता जल रही थी, एक जगह डॉक्टर जाता है, वहाँ चीता जल रही, जलती हुई चीता को देखकर डॉक्टर हैरानी में पड़ गया। क्यों पड़ गया? ना अहम गतो, न तो मैं गया इस आदमी के इलाज के लिए, न तो मैं गया, न मेरा कोई भाई गया। मतलब ये जो आदमी मर रहा है, जिसकी चीता जल रही, इसके इलाज के लिए न तो मैं गया हूँ, न मेरा कोई भाई गया है। कस्य इदम, यह किसके हाथ की सफाई है? हस्तलाघवम, किसके हाथ की सफाई है? डॉक्टर इसमें बोल रहा है
भाई उन्होंने पहले बोल दिया कि डॉक्टर प्राणों का हरण कर लेता है। तो उस जलती हुई चीता को देखकर डॉक्टर ये सोचता है, हैरानी में पड़ जाता है कि न तो मैं गया और न ही मेरा भाई, मतलब न तो मैं गया और न ही मेरा कोई दोस्त डॉक्टर गया, तो फिर ये किसने इसको मारा, किसके हाथ की ये सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सब फिर हंसते हैं, श्रोता जो है सारे फिर से हंसते हैं। ये देखिए यहाँ पर, जलती हुई चीता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया, न मैं गया न मेरा भाई, यह किसके है, यह है किसके हाथ की सफाई। सब फिर हंसते हैं। ठीक है, आइए इसके नाट्यांश आधारित प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक पद उत्तर, एक पद में आपको उत्तर देना है। कालांतक कस्मिन कार्य कुशल है। कालांतक जो है ये खुद को किस कार्य में कुशल बता रहा है, ये खुद को बता रहा है जनसंख्या निवारण में कुशल बता रहा है कि डॉक्टर तो सभी जगह हैं परंतु मेरे समान जनसंख्या निवारण में कुशल कोई नहीं है, ऐसा कालांतक बोल रहा है खुद के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जनसंख्या निवारण है, किसमें कुशल है वो, जनसंख्या निवारण में। अगला ये है, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। वैद्य किम दृष्टवा, वैद्य किसको देखकर विस्मित आश्चर्यचकित हो जाता है। तो वैद्य किसको देखकर आश्चर्यचकित होता है, जलती हुई चीता को देखकर। प्रज्वलिताम चीताम दृष्टवा वैद्य विस्मित अभवत, जलती हुई चीता को देखकर वैद्य विस्मित हो जाता है। न ते मादृशा कुशला, ठीक है, अत्र ते, यहां ते जो है इति सर्वनाम पदम, यह सर्वनाम पद किसके लिए है। देखो यहां बोला गया वैद्य तो सभी जगह है परंतु ते मादृशा, मादृशा मेरे समान, ते वे सब कौन, ये सारे डॉक्टर, जो अन्य डॉक्टर हैं वो मेरे समान कुशल। कालांतक बोल रहा है कि डॉक्टर तो सभी जगह हैं परंतु वे सभी डॉक्टर मेरे समान कुशल नहीं हैं। तो ये ते किसके लिए है, अन्य डॉक्टरों के लिए, कि वे सभी डॉक्टर, तो किसके लिए आया ये, अन्य वैद्य, अन्य डॉक्टरों के लिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है अगला कवि आ रहा है, दो कवि हो चुके हैं, गजाधर एक कालांतक। अब है तुंदिला। तुंदिला का मतलब हो गया, तुंदिला का मतलब होता है जिसका पेट बहुत मोटा हो, तोंद हो, ठीक है, उसको बोलते हैं तुंदिला। तो तुंदिला आया है। अब तुंदिला बोल रहा है तुंदस्य, अपनी तोंद पर, अपने पेट पर, ऊपरी हाथ अस्तम, तोंद के ऊपर हाथ आवर्तन फेरते, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। ये देखिए तुंदस्य, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम, अहम का मतलब मैं तुंदिल हूँ। भो अरे, मैं तुंदिल हूँ, अरे ममापी, मेरा भी, इदम काव्यम, मेरी भी ये कविता सुनो, जीवने धारिताम, और जीवन में धारण करो। अब तुंदिल आया है, वो बोल रहा है अरे आओ मेरी भी कविता सुनो और जीवन में धारण करो। अब उसकी कविता क्या है, इसका हम गायन करते हैं। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम गुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। ठीक है, सर्वे सभी, पुनः फिर से, अट्टहासम जोर जोर से हंसते हैं, सभी फिर से जोर जोर से हंसते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो तुंदिल है, मोटा है, मोटा क्यों हुआ, खा पी करके मोटा हुआ, तो उसने श्लोक भी वैसा ही बोला है। परान्नम, परान्नम होता है पर अन्नम, पर का मतलब पराया, दूसरे का अन्न भोजन, तो दूसरे का भोजन प्राप्य, प्राप्त करके, दूसरे को, हे दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धे कि हे दुर्बुद्धि, हे बुरी बुद्धि वाले, परान्नम दूसरे का भोजन प्राप्त करके, दूसरे का भोजन प्राप्त कर, शरीरे शरीर पर दया मा कुरु मत कर, पराया भोजन पाकर शरीर पे दया मत कर। परान्नम दूसरे का अन्न, दुर्लभम कठिनाई से लोके मिलता है, इस संसार में दूसरे का अन्न कठिनाई से मिलता है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है। तो इसमें ये तुंदिल कह रहा है कि अगर आपको दूसरे से कोई भोजन मिल रहा है तो उसे फटाफट ले लो, ये मत कहो कि इसको खाने से मेरे शरीर पे दुष्प्रभाव होगा, इसमें ये कमी है, इसमें चीनी ज़्यादा है, इसमें घी ज़्यादा है, इसमें फैट ज़्यादा है, इसमें चर्बी ज़्यादा, तो ऐसा नहीं बोले। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूसरे का अन्न जो है वो बहुत कठिनाई से मिलता है, इसलिए उसको मिलता है जैसे ही ग्रहण कर ले, शरीर तो बार बार मिलता है। तो ऐसा ही तुंदिल कह रहा है कि शरीर तो हमको बार बार मिल जाता है परंतु कोई दूसरा हमको भोजन दे तो उसको खा लेना चाहिए, उसको
मना नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इससे मेरा शरीर खराब हो जाएगा, इसमें तेल ज़्यादा है, ऐसा सोच करके उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। तो सभी इस बात पर जोर जोर से हंसते हैं, क्योंकि जैसा उसका शरीर था, तुंदिला था, वो मोटा था, उसकी तौन थी, तो उसी के अनुसार वो काव्य भी बोलता है, खाने के लिए बोलता है। ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद है कि हे दुर्बुद्धि, हे दुर्बुद्धि, पराया भोजन पाकर शरीर पर दया मत कर। संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। ठीक है, ये इसके नाट्यांश पर आधारित प्रश्न है। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरत, किम दुर्लभम, क्या दुर्लभ है? तो क्या दुर्लभ है? परान्नम, दूसरों के द्वारा मिलने वाला भोजन, शरीर तो बार बार मिलता है, ऐसा इस तुंदिला ने कहा है। लोके पुनः पुनः, संसार में फिर से कानी मिलंती, फिर वापस क्या मिल जाता है? तो वापस क्या मिल जाता है? शरीर मिल जाता है। तो लोके पुनः पुनः, लोक संसार में वापस शरीर मिल जाता है। दुर्लभम इति पदस्य विशेष्यम, अब ये दुर्लभम है, पहले इसको आप इसमें ढूंढो। दुर्लभम, दुर्लभ मतलब कठिनाई से, कठिनाई से। अब कठिनाई से क्या मिल रहा है? परान्नम, दूसरों का अन्न। तो इसका आपको विशेष्य बताना है। दुर्लभम का विशेष्य, दुर्लभ क्या है? विशेषण है, विशेषता बताने वाला शब्द है। कठिनाई से, अब क्या कठिनाई से? परान्नम, पराया अन्न। तो उसका विशेष्य क्या हुआ? पराया अन्न, परान्नम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चौथा और अंतिम कवि है इसमें, चारवाक। ठीक है, अब चारवाक क्या बोल रहा है, सुनिए, चारवाक को भी सुनिए। आम आम, हाँ हाँ, जब तुंदिला ने बोला कि संसार में शरीर तो बार बार मिलता है, परंतु दूसरों के द्वारा मिलने वाला भोजन दोबारा नहीं मिलता है, तो चारवाक बोलता है आम आम, हाँ हाँ, सही बात है। शरीरस्य पोषणम, शरीर का पोषण, शरीर का ध्यान रखना, सर्वथा सभी प्रकार से उचितम एवं उचित ही है। शरीर का, ये यहाँ पर इसके शब्दार्थ है। आम का मतलब हाँ, सर्वथा सभी तरह, सब तरह, उचितम एवं उचित ही। तो शरीर का पोषण सभी तरह से उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि, अगर यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम, ऋणम उधार करके, कृत्वा अपि उधार करके भी, पौष्टिकः पदार्थः, पौष्टिक पदार्थ ही एव ही भोक्तव्य, खाना चाहिए। कि अगर आपके पास धन नहीं है तो उधार लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको पौष्टिक पदार्थ खाना है तो आप उधार लेकर खाइए। तथा कथयति, और वैसा कहता है चारवाक कवि, और चारवाक कवि वैसा बोलता है। क्या बोलता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। बहुत अच्छा बोला इसने। यावत, जब तक, जीवेत, जियो, जब तक जियो, सुख से जियो, जब तक जियो, सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, उधार करके, घृतम पीबेत, घी उधार करके घी पीना चाहिए। जब तक जीना चाहिए, सुख से जीना चाहिए और उधार करके घी पीना चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप घी पियो उधार करके। ठीक है, तो जब तक जियो, सुख से जियो, उधार करके घी पियो, ऐसा किसने कहा? इस चारवाक कवि ने कहा। तो श्रोता, एक श्रोता बीच में खड़ा होकर बोलता है, तरही, तो ऋणस्य, ऋणस्य उधार का, जो उधार हमने लिया, लोगों से उधार लेकर हमने जो घी पिया, तो उस उधार का प्रत्यर्पणम, लौटाना, उस उधार को वापस जो लौटाना है वो कथम, कैसे होगा? तो जो उधार हमने लिया उसको वापस हम कैसे लौटाएंगे? तो चारवाक कवि बोलता है, श्रूयताम, सुनो, मम, मेरा, अवशिष्टम, बचा हुआ काव्य। कि अभी ये तो एक लाइन ही बोली मैंने, श्रूयताम, सुनो मेरा बचा हुआ काव्य। अभी ये एक लाइन ही है, पूरा काव्य सुनो। अभी ये आधा ही हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। तो पूरा क्या है? घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर श्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, उधार को वापस चुकाना है लोगों को, ऐसा नहीं है। तो उसने क्या बोला? यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, घृतम पित्वा श्रमम कृत्वा, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। कि जब तक जियो, सुख से जियो, ऋण करके, उधार करके घी पियो, घी पी करके वापस मेहनत करो, घी पी करके आप में ताकत आ जाएगी, तो वापस मेहनत करो और मेहनत करके उस उधार को वापस चुका दो। तो काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनकर के एक उत्प्रेरित, एक काव्य पाठ को सुनकर के उत्प्रेरित, उत्प्रेरित मतलब प्रेरणा पाया हुआ, मतलब काव्य पाठ सुनकर के एक बच्चे में जोश आया। एक बालको अपि, एक बालक भी,
आशु कविताम, अपनी आशु कविता, एक कविता रचेती, बनाता है, हास्यपूर्वकम, और उसको हंसी से भरी हुई उस कविता को सुनाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसका अनुवाद। ठीक है, यहाँ पर ये इसका हिंदी अनुवाद है और ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो लेकिन घी पियो। ठीक है, फिर उसने बोला कर्जा कैसे लौटाएंगे, तो घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति कर्जा लौटाए। अब जो यहाँ पर ये जो अंतिम लाइन हमने पढ़ी है, ये हम अगली स्लाइड में करेंगे। इसका अनुवाद और इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके लिए अगली स्लाइड में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये नाट्यांश आधारित प्रश्न उत्तर है। सर्वप्रथम एक पदेन उत्तरथ, तो एक पदेन उत्तरथ है सर्वप्रथम, ऋणम कृत्वा किम पीबेत, ऋण करके हमको क्या पीना चाहिए, उधार करके हमको क्या पीना चाहिए, तो उधार करके हमको घृतम, घी पीना चाहिए। कस्य पोषणम सर्वथा उचितम एवं, किसका पोषण सर्वथा उचितम है, ये पूरा उत्तर हमको देना है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शरीरस्य पोषणम। अच्छा, इसमें एक शब्द में आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर देखो एक पद लिखा हुआ है, तो एक पद में आपको आंसर देना है, परंतु ये एक प्रश्न था, इसके बाद दो शुरू हो गया, मतलब ये जो नियम है ये यहीं तक लागू है। इसके बाद ये जो है, अब इसमें यहाँ पर तो मैंने लिखा नहीं है, परंतु वहाँ पर आपके या तो लिखा हुआ आएगा पूर्ण वाक्यानुत्तरथ, ठीक है, या वहाँ पे लिखा आएगा एक पदेन उत्तरथ। अगर एक पदेन लिखा है तो आपको एक पद में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य लिखा है तो आपको पूर्ण वाक्य देना है, और कुछ नहीं लिखा हो तो आप एक पद पूर्ण वाक्य कैसे भी उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरा उत्तर इसका क्या होगा, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एवं, तो यहाँ पर ये पूरा इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आकर्ण्यताम अस्य पदस्य किम पर्यायवाची पदम, आकर्ण्यताम, ठीक है, इसका पर्यायवाची यहाँ पर आपको मिलेगा, इस नाट्यांश में आपको मिलेगा, तो वो लिखना है आपको यहाँ पर। तो आकर्ण, कर्ण का मतलब होता है कान, ठीक है, तो आकर्ण्यताम का मतलब हो गया सुनना, सुन करके, तो इसका जो पर्यायवाची है वो ये है श्रूयताम, सुनो, तो आकर्ण्यताम सुनो, श्रूयताम सुनो, आकर्ण्यताम कान में आपकी बात आ रही है तो आप सुनो। ठीक है, तो इसका पर्यायवाची हुआ श्रूयताम। आगे बढ़ते हैं, ये लाइन मैंने वहां पर आपको समझा दी थी। ठीक है, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। काव्य पाठ सुनकर उत्प्रेरित, प्रेरणा पाया हुआ, जोश में आया हुआ एक बालक ने भी अपनी कविता को रचा और वहां सबको सुनाया। ठीक है, वहां सबको सुनाया। तो क्या कविता थी उसकी, बालक श्रूयताम श्रूयताम, सुनो सुनो, सुनो सुनो, भो अरे ममापि काव्यम, मेरा काव्य भी सुनो। बालक कह रहा है कि सुनो सुनो मेरा काव्य भी सुनो। अब उसका काव्य जो है ये है, इसका हम गायन करते हैं। गजाधरम कविम चेव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। काव्यम श्रायत्वा, काव्य सुनकर के हा 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 इति कृत्वा हसति, ऐसा करके हंसता है, अन्य दूसरे चापि, अन्य भी हंसते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। तो इसमें इसने क्या बोला, गजाधरम, गजाधरम कवि चेवम, गजाधर कवि है, ठीक है, गजाधर कवि चेव, तुंदिलम, तुंदिल जो है भोज्य लोलुपम, भोजन का लालची, तो गजाधर कवि और भोजन का लालची तुंदिल। कालांतकम तथा वेद्यम, अब कालांतक क्या है, कालांतक तथा वेद्य चारवाकम च नमाम्यहम, और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। तो देखिए उसने क्या बोला है, उसने बोला है गजाधर, तुंदिल, कालांतक और चारवाक, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तुंदिल को उसने क्या बोला, भोज्य लोलुपम, और कालांतक को क्या बोला, वेद्यम, क्योंकि उसने बोला था कि दुनिया में बहुत सारे वेद्य हैं, परंतु मेरे समान जनसंख्या निवारण में मेरे समान जनसंख्या निवारण करने में कोई माहिर नहीं है, तो खुद को भी वेद्य बता रहा है। तो कालांतक को उसने क्या बोला, वेद्य। तो गजाधर, तुंदिल, कालांतक और चारवाक को मेरा नमस्कार। यहाँ पर इसका अनुवाद देखते हैं हम। काव्य पाठ से प्रेरणा पाया हुआ एक बालक भी तुरंत कविता रचता है और हंसते हुए सुनाता है। गजाधर कवि और खाने में लालची तुंदिल, कालांतक तथा वेद्य
कविता सुनाकर हा हा करके हंसता है, दूसरे भी हंसते हैं, और उसने बोला चारवाक को भी मैं नमस्कार करता हूँ। यह थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसके बाद ये चीज़ आएगी और ये लास्ट में आएगा, ठीक है। गजाधर कवि और खाने में लालची तुंदिल कालांतक तथा वेद्य चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ, और कविता सुनाकर हा हा करके हंसता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके नाट्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। नाट्यांश आधारित प्रश्नोत्तर में सर्वप्रथम है एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। क भोज्य लोलुपः, भोजन का लालची कौन है? तो भोजन का लालची कौन है? इन सब में से कौन है भोजन का लालची? तुंदिलः। बालक केन उत्प्रेरित अभवत, बालक किससे उत्प्रेरित हुआ? बालक काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुन करके उत्प्रेरित हुआ। तो बालक काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुन करके उत्प्रेरित हुआ। अगला है कालांतकम तथा वेद्यम अत्र विशेषण पदम किम। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अत्र। अत्र का मतलब यहां, अब इसी में विशेषण भी है और इसी में विशेष भी है, ठीक है। तो विशेषण, विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? तो देखो कालांतक तो नाम था, परंतु कालांतक को विशेषता क्या बताई इस बालक ने? कालांतक को बोला डॉक्टर, कालांतक जैसा डॉक्टर, ठीक है, कालांतक जैसा डॉक्टर। तो कालांतक जैसा डॉक्टर वो कैसे हुआ? क्योंकि उसने बोला था वही वाक्य कि संसार में डॉक्टर तो खूब सारे हैं, परंतु मेरे जैसा जनसंख्या निवारण में माहिर कोई नहीं है। तो वो खुद को भी डॉक्टर बता रहा था। तो कालांतक जैसा वेद्य, तो ये वेद्य वास्तव में वेद्य है नहीं, परंतु उसने खुद को वेद्य बोला है, तो ये विशेषता बताने वाला शब्द है उसका कि वो वेद्य है, ठीक है। इसी के साथ कक्षा सप्तमी चतुर्थ पाठ, पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इस पाठ का यही अंत होता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पाठ थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, भारी लैंग्वेज है, कठिन लैंग्वेज है, कठिन शब्दों का इसमें ज़्यादा प्रयोग है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, ध्यान से इसका अध्ययन करें। वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, बार बार देखें, हिंदी अनुवाद देखें, इंग्लिश में ज़्यादा रुचि तो इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें, अच्छे से इस पाठ को पढ़ें। फिर भी अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी नज़र आती है, कोई कमी लगती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिए, मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करूंगा। और आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं पुनः आपको वीडियो बना करके वो चीज़ समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं शुभ दिन।